लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि मैं पॉक्सो एक्ट के एक्विटल जजमेंट्स के बारे में वीडियो बनाऊं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एक ज़माना था कि आर्म्स एक्ट के मुकदमों का पुलिस के द्वारा और एनडीपीएस एक्ट के केसेस का बहुत मिसयूज किया जा रहा था, इसके बाद पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि 498 ए आईपीसी के केसेस का भी मिसयूज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं, लेकिन फेक केसेस भी बहुत होते हैं। उसी तरीके से आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि 376 और पॉक्सो के केसेस का भी मिसयूज किया जा रहा है। तो इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचता है और अभी 24 जुलाई 2023 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा उस केस में फाइनल जजमेंट पारित किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप किसी भी तरीके से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं और अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो यह जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, वैसे मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दें सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज़ अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, आप देख रहे होंगे कि 2 लाख सब्सक्राइबर से पूरे होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं। 1,99,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो जल्दी करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का परिवार 2 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख सदस्यों का हो सके और उससे भी आगे दिन पर दिन बढ़ता रहे। अब साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे। एक महिला के द्वारा अपने भाई के ऊपर, ध्यान रखिए, अपने भाई के ऊपर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसका भाई उसकी 14 वर्ष की नाबालिग बेटी को घर से ले जाता है अपने घर में रखने के लिए, ये बात कह करके, और फिर उसके साथ वो गलत काम करता है। इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी पत्नी यानी उस महिला की भाभी उसको हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देती है। उसकी बेटी जब उसके घर आती है वापस उस महिला के घर, तो काफ़ी दिनों के बाद यह बात उसको बताती है। तब वो महिला इस तरीके के आरोप लगाते हुए यह एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है 376 डी इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट। एफआईआर होने के बाद आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूतों को कलेक्ट किया जाता है। विक्टिम का 161 का स्टेटमेंट होता है, 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मजिस्ट्रेट के सामने, और इन्वेस्टिगेशन पूरे होने के बाद चार्जशीट सबमिट की जाती है। चार्ज फ्रेम होता है एक्यूज के खिलाफ। चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसिक्यूशन के द्वारा 9 विटनेसेस को पेश किया जाता है। डिफेंस के द्वारा भी अपने 2 विटनेसेस को पेश किया जाता है और दोनों ओर से सारे विटनेसेस को पेश होने के बाद दोनों तरफ से आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट होने के बाद पॉक्सो की जो स्पेशल कोर्ट थी उस कोर्ट के द्वारा 7 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपया फाइन का जजमेंट दिया जाता है, यानी कन्विक्शन का जजमेंट दिया जाता है। उस आरोपी को सज़ा कर दी जाती है। अब इस पॉक्सो कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की जाती है और क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, गुवाहाटी हाई कोर्ट के समक्ष जब डिफेंस काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट शुरू किया जाता है, वैसे तो कई पॉइंट्स आर्गुमेंट में रेज किए जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातों पर सीमित रहूँगा। पहली बात तो यह कही जाती है कि इस पूरी घटना का विक्टिम के अलावा और कोई भी आई विटनेस नहीं है। रेस्ट ऑफ द विटनेसेस हेयर से विटनेस हैं, सुनी सुनाई बातों पे बयान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो नाबालिग जो विक्टिम थी वो उसके अपने मामा के घर में थी, वहाँ पे कोई और गवाह तो हो नहीं सकता है घटना का, तो यह कहा जाता है। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि पूरी कहानी मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है।
यह तो एक जनरल बात हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि पीड़िता जो थी वो अंडर एज थी, नाबालिग थी, 18 साल से कम एज की थी। ऐसी स्थिति में उसका जो मेडिकल होता है, मेडिकल में किसी तरीके की इंजरी नहीं पाई जाती है। और जोर देते हुए आर्गुमेंट के इस पॉइंट पे ज़्यादा बल दिया जाता है कि मेडिकल एविडेंस पीड़िता के स्टेटमेंट को कोरोबोरेट नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा साथियों, ऐसी स्थिति में बहुत से केसेस आते हैं जो 376 के और 500 के केसेस होते हैं जहां सिर्फ विक्टिम अकेले विटनेस होती है। तो यह आर्गुमेंट किया जाता है कि जो नाबालिग विक्टिम का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मेडिकल एविडेंस कोरोबोरेट नहीं करती। डॉक्टर ने कहा है कि किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं देखी गई जो कि कोरोबोरेट करे प्रोसिक्यूशन के वर्जन को। लिहाजा कोर्ट तमाम और पहलुओं को देखते हुए और इस बात को इंगित करते हुए कि नाबालिग पीड़िता का जो बयान था उसका मेडिकल साक्ष्य के द्वारा समर्थन नहीं किया गया। मेडिकल साक्ष्य जो आया, जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, उसने उसको कोरोबोरेट नहीं किया। और ट्रायल कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण एविडेंस को ओवरलुक किया और ट्रायल कोर्ट का जो कन्विक्शन जजमेंट था उस कन्विक्शन जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाता है और मुलजिम को छोड़ने का आदेश पारित कर दिया जाता है। साथियों, इस अपील की जो पूरी डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पे है। अभी 24 जुलाई 2023 को इसमें आदेश पारित किया गया है। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।